जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी कंप्यूटर की एक्सरसाइज की, तो उसमें हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, हमारी ये 4th क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको कितना क्या सीख गए हैं आप, तैयारी हो गई है आपकी। देखिए आगे नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम मेमोरी रैम के बैकअप के रूप में डैश स्थान कार्य करता है। ठीक है, डैश स्थान कार्य करता है, यानी ये जगह की बात करा है। एक ऐसी जगह है जो रैम की तरह काम करती है। ठीक है, एक ऐसी जगह है जो रैम की तरह काम करती है। और कहाँ पे है वो? हार्ड डिस्क ड्राइव पर है। यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, मान लो ये हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसके अंदर कुछ जगह रैम की तरह काम करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? वर्चुअल मेमोरी। आगे नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान रखना, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है स्पूल, स्पूलर, ये संबंधित है किससे? प्रिंटर से। ये किससे संबंधित है? प्रिंटर से। यानी जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी कमांड प्रिंटर को दे देता है प्रिंट करने के लिए, तो स्पूलर जो है वहां पे वो कमांड जो हमारी प्रिंट की कमांड है वो इकट्ठी होती चली जाती है। ठीक है, वो प्रिंट की कमांड यहाँ पे इकट्ठी होती चली जाती है और स्पूलर ही उनको मैनेज करता है और प्रिंट करवाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पूलर का संबंध किससे है? प्रिंटर से। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है ये प्रोग्राम जो प्रिंटर से प्रिंट करवाने का काम करता है। ठीक है, और ये स्वैपिंग होता है, ये मेमोरी का पार्ट है स्वैपिंग। जैसे कि यहाँ पे स्वैपिंग की बात होती है कि जो जैसे कि कुछ डाटा हमारा हार्ड डिस्क में है और कुछ डाटा हमारा रैम में है, तो उस डाटा को यहाँ से यहाँ लेके आना और यहाँ से उसको वापसी यहाँ भेजना, ये होता है हमारा स्वैपिंग। ठीक है, पर ये इतना यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक स्पूलिंग हमें पता होना चाहिए और एक वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाले वांछित समय को क्या कहते हैं? देखो, ये पूछ रहा है कि जो टाइम लगता है, ये पूछ रहा है कि जो टाइम लगता है किसी भी रीड राइट हेड पर जाने में, तो वो कितना टाइम लगता है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वैसे तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसके हिसाब से हमारा टाइम क्या है? सीक टाइम। पर मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी डिस्क में, ये जैसे डिस्क है, ठीक है, हमने थ्योरी में भी पढ़े हैं ये सारे टाइम, किसी भी डिस्क में क्या होते हैं? सेक्टर। डिस्क को ट्रैक्स और किस में बांट रहे हैं हम? सेक्टर्स में। ठीक है, ये हमारे सेक्टर, डिस्क को हमने ट्रैक्स और सेक्टर्स में बांटा है, इसको बोलते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्क फॉर्मेटिंग। ठीक है, और अब किसी भी सेक्टर पे डाटा रीड या राइट करने में जो हमारा समय लगता है उसको बोलते हैं डिस्क एक्सेस टाइम। उसे क्या बोलते हैं? डिस्क एक्सेस टाइम। ठीक है, डिस्क एक्सेस टाइम। और ये जो टोटल टाइम है हमारा डिस्क एक्सेस टाइम, ये होता है जो ये हमारा दिया हुआ है सीक टाइम प्लस राउंड ट्रिप टाइम या रोटेशन टाइम प्लस हमारा जो एक टाइम और होता है ट्रांसफ़र टाइम, टीटी उसको बोलते हैं, ट्रांसफ़र टाइम। ठीक है, प्लस कंट्रोलर ओवरहेड। प्लस कंट्रोलर ओवरहेड, ये सारे टाइम मिलके हमारा क्या बनाते हैं? डिस्क एक्सेस टाइम। ठीक है, तो किसी भी डिस्क में रीड राइट हेड का जो है वो मूव करना, देखो क्या होता है कि यहाँ से मान लो हेड किसी ट्रैक टू ट्रैक जा रहा है, वो हमारा सीक टाइम है। फिर किसी ट्रैक से किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे पहुँच रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन टाइम।
और सेक्टर पे पहुंचने के बाद रीड राइट करने में जो हमारा टाइम लगता है उसे बोलते हैं ट्रांसफर टाइम, ठीक है। और कंट्रोलर और हेड, ये जितने भी समय हमारे लगे हैं, इनके अलावा ये हेड जो है हमारा, इसके अलावा अगर कोई टाइम ये लेता है तो वो होता है हमारा एक्स्ट्रा जो टाइम है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और टर्न अराउंड टाइम जो है वो इसका डिस्क से कनेक्शन नहीं है। टर्न अराउंड टाइम जो होता है TAT, इसका संबंध है ऑपरेटिंग सिस्टम से। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी टास्क क्रिएट हुआ, जैसे ही कोई टास्क क्रिएट हुआ उसके स्टार्ट से लेकर, यानी कोई काम जो है स्टार्ट किया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, उसका स्टार्ट से लेकर उसका एंड तक जो टोटल उसने समय बिताया है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो होता है टर्न अराउंड टाइम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो हर काम को एक प्रोसेस बोलता है। हर काम को क्या बोलता है, एक प्रोसेस बोलता है। जैसे आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, उसके लिए वो एक प्रोसेस है। आप गाने सुन रहे हो, वो उसके लिए एक प्रोसेस है। आप मूवी देख रहे हो, वो उसके लिए एक प्रोसेस है। यानी जितने भी आप काम करते हो आपके लिए वो टास्क है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो क्या है, एक एक प्रोसेस है, वो अलग अलग, ठीक है। अब किसी एक प्रोसेस का बनना, वो बन जाए और उसका जीवन काल पूरा, यानी जब तक वो एग्जिस्ट करती है, जब तक वो एंड नहीं हो जाती, तब तक का वो सारा टोटल टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है। यानी इनमें से ये पूछा है स्पेस के हिसाब से, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में से बड़ी कौन सी है। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, थ्योरी में पढ़ा था ये, कि पहले हमारी क्या आती है, बिट, ठीक है, फिर आती है बाइट, फिर आती है किलोबाइट, फिर आती है मेगाबाइट, फिर आती है गीगाबाइट, फिर आती है टेराबाइट, फिर आती है पेटाबाइट, फिर आती है एक्साबाइट, उसके बाद फिर आती है जेटाबाइट, फिर आती है योटाबाइट। तो ये आपको सीक्वेंस जो है ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्रम में लगाने का भी बोल सकता है, आपको बढ़ते से घटते छोटी पूछ सकता है, बड़ी पूछ सकता है 4 यूनिट देके, इनकी बजाय कोई और भी यूनिट हो सकती हैं। तो इनको घटते बढ़ते क्रम में लगाने का भी बोल सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको साइज पता होंगे, आप बता दोगे। अब यहाँ पे क्या पूछा है इसने कि बड़ी, सबसे इनमें से बड़ी कौन दिखाता है, तो बड़ी इसमें सबसे क्या है, टेराबाइट। बड़ी यहाँ पे क्या है, टेराबाइट। चलिए आगे देखते हैं। एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, बूट सेक्टर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बूट सेक्टर। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो ये हमारी डिस्क है, इस डिस्क के अंदर ट्रैक भी हैं कई सारे और सेक्टर भी हैं, और एक सेक्टर ऐसा है, एक सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर हमारा MBR रखा हुआ है, ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्या रखा हुआ है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये रखा हुआ है MBR, ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो इसे बोलते हैं बूट सेक्टर। आगे नेक्स्ट। रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी डैश कहलाते हैं, किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिस आंकड़े पर की मात्रा के साथ, आंकड़े की मात्रा के साथ कार्य कर सकता है, उसे क्या दर्शाता है। यानी कि देखो पढ़ रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। ये कह रहा है कि कंप्यूटर एक समय पर कितनी बड़ी कैलकुलेशन कर सकता है, यानी कितनी बड़ी मात्रा पे एक समय पर काम कर सकता है, ठीक है, वो पूछ रहा है। जो कभी कभी क्या कहलाते हैं, रैम, रैम में तो काम होता है, सहायक, रजिस्टर वर्ड, वर्ड आकार, ठीक है, तो ये कहलाते हैं वर्ड आकार, यानी कि इनको बोलते हैं वर्ड साइज, ठीक है। अब ये वर्ड साइज है क्या चीज, देखो आंसर हमारा रहेगा ये। अब इसको हम समझते हैं, दो तरह से समझ सकते हो आप इसको। नंबर 1, कितनी मात्रा पे, कितनी मात्रा पर अधिकतम, अधिकतम कितनी मात्रा पर कार्य कर सकते हैं या सीपीयू कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है वो, या हम बोल सकते हैं कि सीपीयू का साइज क्या है। सीपीयू का साइज बताते हैं इसके रजिस्टर,
सीपीयू के अंदर जो स्टोरेज है वो कौन सी है, रजिस्टर है और कैशे हैं, दो स्टोरेज होती हैं। फास्टेस्ट क्या है हमारी, कैशे है। और इस रजिस्टर का जो साइज है उसे बोलते हैं वर्ड साइज, वर्ड आकार, ठीक है, वर्ड साइज। और ये जो आकार है ये किस में मापा जाता है, ये अगर पूछ ले तो किस में, बिट्स में मापा जाता है। यानी बिट के होते हैं 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 28 बिट, 128 बिट, इस तरह से, ठीक है। तो वर्ड साइज किस में है, बिट्स में। या हम बोल सकते हैं रजिस्टर का साइज किस में है, बिट्स में। सीपीयू का साइज किस में है, बिट्स में। और किसी भी मात्रा यानी बिट्स पे, कितनी बिट पे एक साथ काम कर सकता है, वह है वर्ड साइज, ठीक है। तो इसको 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रजिस्टर के साइज के बारे में बात हो रही है और हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ये आता है। और एक अभी अभी रिसेंट एक एग्जाम में आया भी था। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे निम्नतम कौन सा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, मेमोरी में इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो वो हमारा है कैशे मेमोरी, ठीक है, वो है हमारा कैशे मेमोरी। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी तो है आपकी रजिस्टर, उसके बाद आती है आपकी कैशे। अब कैशे में भी 3 हो जाती हैं आपकी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके बाद कैशे के बाद आती है रैम, और रैम के बाद बाकी जितनी भी हमारी सेकेंडरी जो स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी है, वो सारी, ठीक है। तो ये क्रम कुछ ऐसा होता है। और जो ये रजिस्टर और कैशे हैं ये किस पे है, सीपीयू में इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। किस में, सीपीयू में इनबिल्ट। ये ध्यान रखना, तो ये सीपीयू के अंदर होता है। तो वैसे तो निम्नतम कौन सी है, रजिस्टर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है, किसका जिक्र हो रहा है, कैशे का। तो फास्टेस्ट मेमोरी का भी जिक्र आता है, अभी एक गवर्नमेंट एग्जाम में आया था, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो वहाँ रजिस्टर नहीं था, वहाँ पे कैशे था ऑप्शन में। तो कैसे आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कैशे मेमोरी का ध्यान रखना आप, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर हमने मार्क नहीं किया क्या, यहाँ पे मार्क कर देते हैं कैशे मेमोरी, ठीक है। सबसे छोटी है साइज वाइज, ये होती है बाइट्स में, मेगाबाइट्स में, ठीक है। बाइनरी डिजिट क्या कहलाती है, कोई भी बाइनरी डिजिट क्या कहलाती है, बिट। कोई भी बाइनरी डिजिट क्या कहलाती है, बिट। अब वो 0 हो या 1 हो, इसे भी एक बिट बोलेंगे और इसे भी एक बिट बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, कैरेक्टर आ गया है यहाँ पे, बाइट और कैरेक्टर। तो आप ध्यान रखना, बाइट और कैरेक्टर बराबर होते हैं, बाइट और कैरेक्टर बराबर होते हैं। और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो एक कैरेक्टर भी कितने बिट का बना हुआ है, इस हिसाब से 8 बिट का ही बना हुआ है, ये ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कैरेक्टर का साइज क्या है, 8 बिट, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, ये हमारा आंसर मार्क कर लेते हैं, बाइनरी डिजिट क्या कहलाती है, बिट। आगे नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो ये अभी अभी हमने जिक्र किया है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। और अगर आपसे कह दें एक बाइट में निबल कितने होते हैं, तो 2 निबल। या एक निबल में बिट कितने होते हैं, 4 बिट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट, कैशे मेमोरी किसके मध्य काम करती है, तो ये अभी हमने क्रम बनाया था, पहले हमारा रजिस्टर है, ठीक है, फिर हमारा कैशे है, और कैशे के बाद क्या है, रैम है, उसके बाद बाकी सारी अदर मेमोरीज, अदर या सेकेंडरी मेमोरी है। अब इन सब में मध्य में क्या है, कैशे। तो सीपीयू और मेमोरी यानी कि रैम, ये कैसे मेमोरी कहाँ पे होती है, सीपीयू तथा रैम के बीच में। कहाँ होती है, सीपीयू तथा रैम के बीच में, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इप्रोम डैश इरेजेबल, इजेलेबल नहीं है, इरेजेबल है ये, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में डेटा को डैश के सामने लाकर मिटाया जाता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट या अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से इसको इरेज किया जाता है, किसको,
इप्रोम को, और अगर डबल इप्रोम लिखा होता तो इसको विद्युत की सहायता से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, इसको इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से इरेज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, यार कुछ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज है? इनमें से पूछा है कि ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सा है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज इसमें जो है हमारा वो है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज, अगर स्टोरेज की बात करें, ये कौन सी है? सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी में आपके तीन है, ध्यान रखिएगा। नंबर एक ऑप्टिकल, दूसरा है मैग्नेटिक, और तीसरा है हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ऑप्टिकल में हमारा सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये सारे हमारे किस में आगे? ऑप्टिकल में। मैग्नेटिक में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, सेमीकंडक्टर में एसएसडी, पेन ड्राइव, ठीक है, और मेमोरी कार्ड, और मेमोरी कार्ड, ये आ गए हमारे किसमें? सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ऑप्टिकल पूछा है, हो सकता है आगे के सवालों में आपसे मैग्नेटिक और सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ ले, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। आगे, कंप्यूटर में सबसे छोटी और तीव्रतम मेमोरी कौन सी होती है? पूछ रहा है तेज, यानी कि सबसे छोटी और तेज। वैसे अगर बात करें तो रजिस्टर जो है वो स्मॉलेस्ट और सबसे तेज है, स्मॉलेस्ट और फास्ट है। ठीक है, रजिस्टर जो है स्मॉलेस्ट और फास्ट है। पर ऑप्शंस में अगर इसका जिक्र ना हो तो दूसरे नंबर पे कैशे जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट, तो इसमें कौन सी रहेगी हमारी? कैशे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। और जो ये एस रैम होती है यही हमारी, हम इसको कैशे मेमोरी की तरह यूज करते हैं। तो वैसे तो इनडायरेक्टली आंसर तो रैम भी बनता है, पर हमें बिल्कुल जो एक्यूरेट आंसर है हमारा उस पे जाना है, जो बिल्कुल सबसे नजदीक जो हमारा है वहां पे हमें जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डैश मेमोरी का एक प्रकार है जो कि बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है, यानी स्टोर करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारी रोम होती है, रोम रोम है रीड ओनली मेमोरी, रोम है रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर हमारा क्या होता है? बूट स्ट्रैप लोडर, या इसको क्या बोल देते हैं? बूट लोडर। और इसके अलावा प्रोग्राम और भी होते हैं, एक होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और एक होता है BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सारे प्रोग्राम किसके पास होते हैं? रोम मेमोरी के पास होते हैं। और CPU इस मेमोरी से रीड कर सकता है, और यह मेमोरी CPU के लिए किसका काम करती है? ब्रेन का काम करती है। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? CPU। लेकिन CPU का दिमाग की तरह काम कौन करती है? रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और इसे बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है? रोम। और इसे बिल्ट इन, ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्ट इन मेमोरी बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। बिल्ट इन मेमोरी कौन सी होती है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे नेक्स्ट,
बिलियंस, अच्छा ये गायब भी कर दिया गया यहाँ पे, लियंस कैरेक्टर्स नहीं, यहाँ पे अगर हम करें, चलो मिलियन कर लेते हैं, ठीक है, मिलियन कर लो, बिलियन कर लो, देखो निकालेंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो अगर हम एक के की बात करें, एक के में होता है 1000, यानी हम बोल सकते हैं 10 की पावर 3। एक आता है फिर एम यानी कि मिलियन, इसमें होता है 10 की पावर 6। फिर एक आता है बिलियन, इसमें होता है 10 की पावर 9। फिर आता है एक ट्रिलियन, ठीक है, और इसमें होता है 10 की पावर 12। अब यहाँ पे बात करें मेमोरी की, तो एक केबी ये किसके बराबर होती है, 10 की पावर 3 के। एक एमबी, केबी के बाद एमबी, ये 10 की पावर 6 के। और फिर एक जीबी, ये 10 की पावर 9 के। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मिलियन। अगर मिलियन कहे तो मेगाबाइट, ठीक है, मिलियन कहे तो मेगाबाइट, क्योंकि देखो मिलियन 10 की पावर 6 के बराबर है और 10 की पावर 6 किसके बराबर है, मेगाबाइट के। अगर लिखा हो यहाँ पे बिलियन, तो बिलियन होता है 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 किसके बराबर होता है, गीगाबाइट के। तो ये ध्यान रखना, बिलियन है तो गीगाबाइट, मिलियन है तो मेगाबाइट। और लिखा हो ट्रिलियन, ठीक है, लिखा हो ट्रिलियन, तो एक ट्रिलियन में 10 की पावर 12 होता है। इसी तरह से एक टीबी भी किसके बराबर होता है, 10 की पावर 12 बाइट्स के बराबर होता है। तो कितने हो जाएंगे, एक ट्रिलियन बाइट्स किस में होते हैं, एक टेराबाइट में, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरह से निकालेंगे इनको। आगे नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में 4 बिट किसके बराबर होते हैं, तो ये अभी अभी हमने बात करी थी। हमने कहा था कि एक निबल में कितने होते हैं, 4 बिट। या एक एग्जाम में तो ये भी पूछ लिया था कि यह किसके बराबर होता है, तो इसे हाफ बाइट भी बोलते हैं। भाई इसे दूसरा नाम क्या है, निबल को हाफ बाइट भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट हैं, 8 बिट। बाइट में कितने बिट हैं, 8 बिट हैं। तो इसमें कितने हैं, निबल में 4 बिट हैं, तो इसे हाफ बाइट भी बोल देते हैं। तो 4 बिट किसके बराबर होते हैं, एक निबल के। और 8 बिट किसके बराबर होते हैं, ये कह देता तो एक बाइट के बराबर भी है और कैरेक्टर के भी बराबर है, क्योंकि एक बाइट जो है वो एक कैरेक्टर के बराबर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, एक डैश ऐसे निर्देश संग्रहित करता है, इकट्ठे करके रखता है, जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक है। यानी कंप्यूटर स्टार्टिंग के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखना। जैसे ही हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो हमारा जो सीपीयू है वह सबसे पहले संपर्क जो साधता है वो रोम से साधता है। रोम ही स्टार्ट होने में मदद करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में कौन मदद करता है, रोम, ठीक है। बिल्ट इन मेमोरी इसको बोल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, इसके क्या बोलते हैं, बिल्ट इन मेमोरी। आगे नेक्स्ट, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का इसमें एक्रोनिम क्या होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, रीयूजेबल। तो ये होता है CDRW। ऑप्टिकल स्टोरेज की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है CD DVD की बात होगी, और इसमें CDRW ये हमारा आंसर रहेगा। यानी कि CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगर इसका स्पेस पूछ लें तो लगभग 700 मेगाबाइट, ठीक है। डीवीडी का स्पेस अगर आपसे पूछ लें तो लगभग 4.7 गीगाबाइट। तो स्पेस वाइज देखा जाए तो डीवीडी जो है वो सीडी से बड़ी होती है, ठीक है। ओके, आगे, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी जो डाटा स्टोर करके रखती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी स्टोरेज के बारे में पूछ रहा है जिसमें बिजली जाने के बाद भी डाटा स्टोर होके रहता है, मतलब डाटा का कुछ नहीं बिगड़ता, उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है, उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें डाटा इरेज हो जाता है, ठीक है। तो वोलेटाइल आपकी जैसे कि रैम, और नॉन वोलेटाइल जैसे कि रोम, व जितनी भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी हैं वो सारी की सारी कैसी है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद अगर बात करें सीक्वेंशियल स्टोरेज और रैंडम स्टोरेज, दो तरह की होती हैं, सीक्वेंशियल और
रैंडम। तो सीक्वेंशियल में आती है आपकी मैग्नेटिक टेप, और रैंडम में आती है आपकी सारी जो बाकी मेमोरी है, चाहे वो रैम हो, रोम हो, ठीक है। तो एक्सेस करने के हिसाब से है ये, ध्यान रखना। और ये स्टोरेज के हिसाब से है कि भाई डाटा रहता है कि नहीं रहता है, ये उसके हिसाब से है। भाई पावर चली गई उसके बाद डाटा स्टोर होके रहता है कि नहीं रहता है, ये उस हिसाब से है, ठीक है। ध्यान रखना, अलग अलग तरीके से पूछते हैं भाई। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करना क्या कहलाता है? वैसे तो देखो यहाँ पे ये एक्चुअल में है ना, कॉपी करना नहीं पूछ रहा है, ये इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। भाई आपके पास कोई सेकेंडरी स्टोरेज है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर रखा है और आप उसको हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन। लेकिन इंटरनेट से अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो, अपने सिस्टम पर लेके आते हो, उसे क्या बोलते हैं? डाउनलोड। और अपने सिस्टम से नेट के ऊपर यानी इंटरनेट के ऊपर आप पहुंचाते हो फाइल को, वो होता है अपलोड, ठीक है, वो होता है अपलोड। और कॉपी करके रखना वो होता है स्टोरेज। पर यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है किसके बारे में? इंस्टॉलेशन के बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ बात किसकी हो रही है? इंस्टॉलेशन की। आगे, और इंस्टॉलेशन किस लिए करते हैं? ताकि उन सॉफ्टवेयर को हम फिर बार बार यूज कर सके बिना इंस्टॉल किए। एक बार इंस्टॉल इसलिए करते हैं ताकि उसको बार बार फिर इंस्टॉल करना ना पड़े, ठीक है, फिर वो डायरेक्ट हम यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे इस डिवाइस में भी जो है, आपकी एलईडी में भी विंडोज जो है वो एक बार इंस्टॉल कर दिया है, अब हम उसको बार बार यूज कर रहे हैं, ना कि हर बार इंस्टॉल करके इसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार इंस्टॉल कर दिया, बार बार उसको यूज करते हैं। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ होता है? ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो अस्थायी रूप से वह कहाँ पर होता है? रैम के अंदर होता है, ये चीज ध्यान रखना। यानी कि ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जितना भी हमारा कार्य होता है, ठीक है, अस्थायी तौर पर वो कहाँ पे है? रैम के अंदर है। लेकिन कैलकुलेशन की बात कह दे कि भाई अधिकतर कैलकुलेशन कहाँ होती है, तो वो होती है रजिस्टर में, यानी कि सीपीयू में, ठीक है। सीपीयू में किसकी बात हो रही है? अगर आ जाए कि मैक्सिमम प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, तो मैक्सिमम प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? सीपीयू में। और काम कहाँ पे हो रहा है? वो रैम के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट, एक कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब प्राइमरी में रैम रोम आ जाता है, फिर आगे उसके टाइप आ जाते हैं। सेकेंडरी में सीक्वेंशियल और रैंडम आ जाती हैं। सीक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप हो गया, रैंडम में फिर ऑप्टिकल, सेमीकंडक्टर और आपकी मैग्नेटिक, ये अभी हमने जिक्र कर ही लिया है, वो सारे आप ध्यान रखिएगा। मेमोरी का चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, सारी डीपली एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा व प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मेमोरी, स्टोरेज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मेमोरी। मेमोरी में रखते हैं। अच्छा, कंप्यूटर बना किसका होता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का, ये चीज ध्यान रखना। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर बना किसका होता है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर की आत्मा, जिन्हें हम छू नहीं सकते पर वो काम तो करती है, वो काम लेती है किससे? हार्डवेयर से, ठीक है। कंप्यूटर की आत्मा भी इसे कहा जाता है। आगे नेक्स्ट, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कैसी होती है? तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो होती है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल यानी उसके अंदर ही लगी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी होती है? जो कंप्यूटर में हम बाहर से जोड़ सकें, जैसे कि बाहर से आप पेन ड्राइव लगाते हैं, वो एक एक्सटर्नल मेमोरी है। बाहर से अगर हम फ्लॉपी लगाएं तो वो एक एक्सटर्नल मेमोरी है। हार्ड डिस्क लगाएं अगर बाहर से, वो एक एक्सटर्नल है। लेकिन जो उसके अंदर पहले से मौजूद है, जिसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, वो क्या है? आपकी इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। आगे, अच्छा, सहायक की बात हो रही है। सहायक ये किसको बोल रहा है? सेकेंडरी को, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इन्हें ही क्या कहते हैं? सहायक। सहायक, या एक नाम और भी है इनका, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी, ध्यान रखना, ऑक्सिलरी मेमोरी भी इनको बोल देते हैं, ठीक है। आगे,
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? देखिए मैंने आपको 2-3 बार ये बोला कि बिल्ट इन की बात आए तो बिल्ट इन किसको बोल रहे हैं? रोम को, रीड ओनली मेमोरी को, ठीक है। रोम क्या हमारी बिल्ट इन मेमोरी है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग होता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी एक रिसेंट गवर्नमेंट एग्जाम में भी इसको पूछा गया है, तो ध्यान रखना। फ्लैश मेमोरी जो होती है वो सेल फोन में स्टोरेज के रूप में यूज होती है। क्यों? क्योंकि देखो कंप्यूटर आपके हमारे जो हैं वो मोबाइल भी एक कंप्यूटर की तरह ही है, स्मार्टफोन जो हमारे हैं, और हमारा जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या अगर लैपटॉप की बात करें तो यहाँ पे तो हम स्टोरेज किसको यूज करते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी को यूज करते हैं। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पे यूज कर लेते हैं स्टोरेज के लिए। लेकिन मोबाइल में हार्ड डिस्क और एसएसडी नहीं लग सकती क्योंकि इनका साइज ही मोबाइल से बड़ा होता है, तो वो नहीं आ पाती, मोबाइल में इतनी जगह नहीं होती। तो मोबाइल में जो हम रोम मेमोरी यूज करते हैं ना, वो फ्लैश मेमोरी को ही यूज करते हैं रोम की तरह, ठीक है। फ्लैश मेमोरी को ही यूज करते हैं रोम की तरह। तो जब हम ये बोलते हैं कि कोई मोबाइल 464 है, 4 GB 64 GB है, तो इसका मतलब होता है 4 GB तो उसके अंदर क्या है? रैम है, और 64 GB क्या है? उसके अंदर रोम है, जो ये फ्लैश मेमोरी है, इसका जिक्र होता है वो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो डिस्क है, उसमें डाटा रहता है नहीं जाता। फ्लोपी है, डाटा रहता है नहीं जाता। सीडी है, वो डिस्क में ही होगी आपकी। डिस्क आपकी वैसे तो बहुत सारी होगी, तो डिस्क में तो डाटा रहता है, ठीक है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, फ्लोपी डिस्क हो, कॉम्पैक्ट डिस्क हो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो। अब यहाँ पे एक रैम ऐसी है जिसमें क्या है, बिजली जाते ही जो है डाटा खत्म हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। इसे क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी भी इसको बोलते हैं। आगे नेक्स्ट। इनमें से कौन सा रैम का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा रैम का एक प्रकार नहीं है? 2 GB रैम होती है, 64 GB रैम होती है, 32 GB रैम होती है, 574 GB रैम जो है वो नहीं होती। ऐसी कोई रैम नहीं होती, ठीक है। आगे, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? ठीक है, स्टोरेज माध्यम, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस की पूछ रहा है। तो स्टोरेज डिवाइस जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हार्ड डिस्क है, अब हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है? हम बोल देते हैं 7 TB, 7 TB। हम ये नहीं बोलते 7 TB, हम बोलते हैं 7 TB। हमने बोल दिया कि सीडी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 700 MB, यानी कि 700 MB। तो देखो हम पीछे क्या बोल रहे हैं? बाइट ही बोल रहे हैं। पेन ड्राइव हम बोलते हैं कितने बाइट की है, यानी कि 8 GB की है, 16 GB की। हम बिट की नहीं बोलते कितने बिट की है, तो ये ध्यान रखना। स्टोरेज मीडियम अगर आपसे पूछे तो बाइट है, लेकिन अगर आपसे कहे मेमोरी की यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, तो वो क्या है? बिट है, ठीक है। और बग क्या होता है? बग के बारे में भी ध्यान रखना। बग होते हैं अनवांटेड रिजल्ट्स या अनवांटेड आउटपुट। कोई भी प्रोग्राम से अनवांटेड आउटपुट आ जाए, जैसे कि 5 + 10 15 आना चाहिए था पर आ गया मान लो हो सकता है 14, तो ये जो रॉन्ग परिणाम, गलत जो परिणाम आए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? बग। और बग ढूंढने की प्रोसेस, बग फाइंड करना जो है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग। उस प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग। और यूजर के हिसाब से, भाई जैसे मैं हूँ यूजर, मान लो मैंने कहीं से सॉफ्टवेयर बनवाया है, मेरे हिसाब से वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे बोलते हैं टेस्टिंग, ठीक है, उसे बोलते हैं टेस्टिंग। तो डिबगिंग और टेस्टिंग में अंतर ध्यान रखना। डिबगिंग है प्रोग्राम में आए बगों को ढूंढना, ठीक है, और टेस्टिंग है कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया था वो वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो है टेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे स्टोरेज मीडियम की यूनिट पूछ रहा है, तो वो है बाइट। आगे, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, इसमें से पूछ रहा है कि भाई ज़्यादा स्टोरेज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? देखो वैसे ये पूछ रहा है ज़्यादा स्टोरेज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उपप्रयुक्त तीनों का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पर अगर फिर भी अगर कैपेसिटी की बात आ जाए कि अधिकतम इनमें से किस में होती है, तो देखो जो चुंबकीय टेप होती है ये लगभग 300 मेगाबाइट तक स्टोर करती है। सॉलिड स्टेट जो है, सोल्ड स्टेट नहीं है, सॉलिड स्टेट है ये, ठीक है। सॉलिड स्टेट जो है
वो लगभग 256 GB तक हम यूज कर रहे हैं, वैसे 1 TB तक हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव हम जो है वो 7 TB की यूज कर रहे हैं। वैसे तो अधिकतम साइज यहाँ पे किसका है, फिलहाल हार्ड डिस्क ड्राइव का है, अगर वैसे अधिकतम साइज की बात देखें तो, ठीक है। तो इनमें कौन स्टोरेज अगर ज्यादा कर सकता है, अगर ये बात कह रहा है तो हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और अधिकतम स्टोरेज के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो वो है आपका तीनों, हमें ये तीनों के तीनों ही यूज करते हैं। लेकिन आज के समय अगर वर्तमान लिख दे तो ध्यान रखना वर्तमान में सिर्फ HDD और SSD ही यूज होते हैं, HDD और SSD ही यूज होते हैं, टेप यूज नहीं होते, क्योंकि ये कैसे माध्यम है, सीक्वेंशियल, ये कैसे हैं, सीक्वेंशियल, और ये कैसे हैं, रैंडम। तो रैंडम जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, रैंडम क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, इसलिए ये यूज करते हैं। सीक्वेंशियल कैसे होते हैं, स्लो होते हैं इनकी तुलना में, ठीक है। तो इनको यूज हम नहीं करते। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी है, तो मैग्नेटिक जो होती हैं हमारी, जैसे कि मैग्नेटिक में आपकी फ्लॉपी डिस्क आ गई और हार्ड डिस्क। आज के समय में हार्ड डिस्क जो है वो सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर की बात हो रही है। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्रामों के बीच अंतर समझ सकती है, तो वो होता है हमारा प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। इसे माइक्रो चिप भी कहते हैं, इसे माइक्रो चिप भी कहते हैं और इसे CPU भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। माइक्रो प्रोसेसर यही जो डाटा है और प्रोग्राम है दोनों के बीच अंतर समझती है। यह मशीन समझती है कि भाई ये वाला डाटा है, ये प्रोग्राम है, इस पे काम क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज़ें ये समझती है, क्योंकि ये ब्रेन की तरह काम करती है, एक पूरी तरह दिमाग का काम करती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्रामों को कहाँ रखा जाता है, तो उनको कहाँ रखा जाता है, मेन मेमोरी में, और मेन में भी किस में, रैम में। भाई जिनका प्रयोग कर रहे होते हैं, जिन डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे होते हैं, जिन डाटा या प्रोग्रामों पे हम काम कर रहे होते हैं, उनको किस में रखते हैं, रैम में, ठीक है। तो प्रोग्राम मेमोरी मत कर देना। आगे DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क किसका उदाहरण है, तो ये किस में आती है, ऑप्टिकल डिस्क में आती है, ये हम कर चुके हैं, स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज में आती है। आगे, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। अभी ये कह रहा है कि कौन सा पैमाना है, पैरामीटर है, जिसके ऊपर हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग मेमोरी के बीच में, भाई ये अलग है। तो गति, स्पीड के हिसाब से हम कर सकते हैं, कीमत में भी कर सकते हैं, विश्वसनीयता में कर सकते हैं, यानी सभी, ये सभी हमारा यहाँ जवाब रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें सबसे मेन जो पैमाने हमारे, एक होता है कॉस्ट, ठीक है, हमारा खर्चा कितना है, दूसरा स्पीड यानी कीमत, खर्चा, स्पीड, ठीक है, और एक होता है साइज, आकार, आकार के भी बेस के, आकार के बेस पे भी हम जो है वो तुलना कर सकते हैं, ठीक है, भाई किस मेमोरी का आकार कितना है, किसकी स्पीड कितनी है, कौन सी कितनी सस्ती महंगी है, ठीक है, इस तरह से तुलना कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर्स में बांटना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी ही थी। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में बांटना क्या कहलाता है, डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं, जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, रैम, ठीक है, रैम के अंदर डाटा लोड होता है और काम करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, हाँ इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कैशे मेमोरी की बात करें तो कैशे मेमोरी को CPU की सहायक मेमोरी की तरह यूज करते हैं, CPU की सहायक मेमोरी। वैसे CPU में ये इनबिल्ट होती है, और ये किसके लिए होती है, CPU की जो प्रोसेसिंग स्पीड है। भाई अगर आपसे पूछ लेना क्यों यूज करते हैं इसको, तो CPU की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, CPU की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है, तो इनमें फ्लैश ड्राइव है, मोबाइल में हम स्पेशली यूज करते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, हार्ड डिस्क है। तो कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, ये कैसी है, एक इनपुट डिवाइस है, जिसका काम क्या है, कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट, नंबर और सिंबल
ये इंसर्ट करना है, ये काम किसका है, कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड में हम कुछ स्टोर नहीं करते हैं, सिर्फ इनपुट का काम करते हैं इसके लिए, ठीक है। इनमें से किस मेमोरी चिप की गति अधिक होती है, ठीक है, तेज होती है, इनमें से फास्ट कौन सी होती है, तो हमारी है एस रैम, ठीक है। तो डी रैम की तुलना में एस रैम क्या होती है, फास्ट होती है, लेकिन छोटी भी होती है। ये मेमोरी जो होती है गीगाबाइट्स में होती है, ये मेमोरी किस में होती है, मेगाबाइट्स में होती है, ठीक है। आगे फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है, फर्मवेयर हम किसको बोलते हैं, तो फर्मवेयर बिल्ट इन प्रोग्रामों को बोलते हैं, यानी प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, ये चीज ध्यान रखना। फर्मवेयर हम किसको बोलते हैं, प्री इंस्टॉल्ड, यानी जो पहले से इंस्टॉल्ड है या इन बिल्ट प्रोग्रामों को बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा है, प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय ही जो कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल कर दिया गया है, जो पहले से ही फिट कर दिया गया है, ठीक है। आगे CDRW का पूरा नाम क्या हुआ, तो ये हमने फुल फॉर्म देखी थी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। आगे नेक्स्ट, एक डीवीडी का आकार कैसा होता है, ठीक है। तो ये पूछा है कि भाई डीवीडी दिखने में कैसी होती है, तो गोल होती है, ऐसे ऐसी होती है ना डीवीडी, तो वृत्ताकार, ठीक है, कैसी होती है, वृत्ताकार। आगे नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है, तो स्टोरेज आपको बताया, पहले आपका क्या है, केबी है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एमबी, फिर आएगा जीबी, फिर आएगा टीबी। तो कौन सा सबसे बड़ा यूनिट है, टीबी। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, और चौथे पे वैसे तो ये है, ठीक है। तो सबसे बड़ा, क्योंकि बढ़ते क्रम में है, ये छोटा है, फिर ये उसे थोड़ा बड़ा, ये बड़ा, और सबसे बड़ा टेराबाइट, ठीक है। आगे नेक्स्ट, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, तो बाइनरी चॉइस में दो ही विकल्प होते हैं, 0 या 1, ठीक है, दो विकल्प होते हैं, 0 या 1, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, जो कि किससे रिलेटेड थे, मेमोरी से रिलेटेड थे, स्टोरेज से रिलेटेड थे, हमने इनके बारे में बात करी। तो ये काफ़ी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके लिए हम लेके आए हैं, और ये इनमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इससे पता भी चलता है कि कितने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए, इनके बारे में मैंने जो साथ में डिटेल थी वो भी आपको बताई है, आप उनको भी पढ़िए, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करी हैं, और उसके अलावा भी हट के भी चीज़ें बताई हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, इससे पहले की वीडियोस को भी आप प्रैक्टिस करिए, वहाँ भी हमने क्वेश्चंस को लेके आए हैं, चैप्टर वाइज आपके चल रहे हैं हम, ठीक है, अलग अलग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो ये स्टोरेज के बारे में था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, तैयारी करते रहें, धन्यवाद।